लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। प्लीज कम ऑन, डोंट मेक योर स्पीच सो इंटरेस्टिंग। अध्यक्ष जी, राम राज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। हिंदुस्तान में उस दिन सुराज्य की नींव पड़ गई। चारे और खाद के अलावा क्या सांझ है राम लखन सिंह यादव और लालू यादव में? क्या सांझ है ममता बनर्जी और सोमनाथ चटर्जी में? मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंडी महिलाओं के सम्मान का सौदा करके नारायण दत्त तिवारी मुलायम सिंह के बदल में क्यों बैठे? तमिलनाडु के हितों की अनदेखी करके करुणानिधि ने देवे गौड़ा को नेता क्यों स्वीकार किया? अपने घावों की पीड़ा भूलकर ममता जी, अपने घावों की पीड़ा भूलकर आप सोमनाथ जी के साथ मतदान कैसे कर रही है? ठीक है। ममता जी, आपको बोलना है, इसके लिए एडवांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लीजिएगा, उनको बोल लेने दीजिए। मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं नाम क्यों ले रही हूँ? मुझे वो दृश्य जिसका तस याद है, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मैं राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में बैठी थी। इसी सदन में नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था। मैं वहां से बैठी देख रही थी, एक व्हील चेयर के ऊपर ममता जी को लाया गया था। यहीं बैठी थी वो, चोटों से आए बुखार के कारण कांप रही थी। बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उड़ाया था। वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्युनिस्टों की हिंसक प्रवृत्ति को कोस रही थी। मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं, लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं, हम उनके विरोध के अधिकार को स्वीकृति देते हैं, हम उनकी आवाज को गैद करने के लिए उन पर हमला नहीं करते। इसलिए पूछना चाहती हूँ ममता जी से आज कि इस सदन में सीपीएम के साथ बैठकर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीति करेंगी। ये कैसी सांझ है ममता जी? ये कैसा गठबंधन? सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है।
परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे, लुक हु इज टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को शांति और दोस्ती की विदेश नीति विरासत में दी थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शांति और दोस्ती की नीति विरासत में दी या नहीं थी, ये तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। उन्होंने सारी रुकावटों को पार करते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, किंतु कहानी बदरंग किसने की, अब्बासी साहब इसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। वो यहां खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की बात भी कर रहे थे, पर क्या उन्हें याद नहीं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत हम दोनों देशों ने यह निर्णय किया है कि हम आपसी मसलों को इकट्ठे बैठ करके हल करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। सभापति जी, सच्चाई तो यह कि पाकिस्तान के सियासतदानों को याद तो सब कुछ है, लेकिन अपनी सुविधा के कारण वो उसे भूल जाने का नाटक करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात भी की। मैं उन्हें याद दिला दूं कि 9 दिसंबर 2015 को हार्ट ऑफ एशिया के सम्मेलन के लिए जब मैं इस्लामाबाद गई थी, तो उनके नेता और उस समय के वजीर आजम नवाज शरीफ की सरपरस्ती में नए सिरे से डायलॉग शुरू करने का फैसला हुआ था और उसे नया नाम भी दिया गया था। नाम था कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग। बायलैटरल शब्द सोच समझ कर डाला गया था ताकि कोई संदेह, कोई शक शुबा, कोई डाउट रह ही ना जाए और यह निश्चित हो जाए कि बातचीत केवल दोनों देशों के बीच में होनी है, किसी तीसरे की मदद लेकर नहीं। लेकिन वो सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसके लिए भी अब्बासी साहब जवाबदेह आप हैं, मैं नहीं। सभापति जी, आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। We also live on the edge of uncertainties. Tensions, turbulence, disputes, violence, dislocation, displacement are also at a high.
conflicts within and between societies are rising. We are also seeing the human and economic costs of climate change. And we are witnessing the terrible daily destruction in senseless terrorist violence. It is destroying lives, destabilizing regions, and putting the world at great peril. The reach of terror is growing, its lethality is increasing, and the toll it is taking is rising. In the rich diversity of Southeast Asia, in West Asia and the Gulf, in North Africa and Sahel region, in Europe and North America, in Afghanistan, Bangladesh and India, we see the terrible face of terror.